नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे इप्रेट्रोपियम दवाई के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई के उपयोगों के बारे में, साथ के साथ जानेंगे इस दवाई को लिया है आपने तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा किन कंडीशंस में आपको ये दवाई उपयोग में नहीं लेनी है, और भी बहुत जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इप्रेट्रोपियम दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई का उपयोग सबसे ज़्यादा ब्रोंकोस्पैज्म में किया जाता है। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की जो सांस की नलियां होती हैं उनमें सिकुड़न पैदा होने लग जाती है, जिससे क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ पैदा होने लग जाती है। और ये जो कंडीशन होती है वो मेनली COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से होती है। तो इस कंडीशन में इप्रेट्रोपियम दवाई का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, ध्यान में रखने की बात यह है कि इस दवाई का उपयोग इनहेलेशन मेथड या फिर इंट्रानेजल मेथड के थ्रू किया जाता है। इनहेलेशन मेथड में ये दवाई डायरेक्टली सांस की नलियों में भेजी जाती है, वहाँ पर ये लोकली एक्ट करती है सांस की नलियों में और सांस की नलियों को रिलैक्स करती है, और इससे क्या होता है, सांस लेने में हो रही परेशानी को ये दवाई रोकती है। और इंट्रानेजल मेथड से अगर बात करें तो रेनोरिया, जो कि कॉमन कोल्ड और एलर्जिक की वजह से जो जुकाम होती है, उस कंडीशन में इंट्रानेजल यानी कि नाक में ये दवाई भेजी जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं कंडीशंस में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसकी क्लास के बारे में। देखिए दोस्तों, ये दवाई एंटीकोलिनर्जिक होती है। एंटीकोलिनर्जिक का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है, उसके अगेंस्ट ये दवाई काम करती है और हमारी बॉडी पर और स्पेशली सांस की नलियों में मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ये दवाई ब्लॉक करती है। इससे क्या होता है, सांस की नलियों में रिलैक्सेशन होता है और जो COPD की वजह से हो रहे ब्रोंकोस्पैज्म में आराम आता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसकी डोज के बारे में। देखिए दोस्तों, इसकी डोज इनहेलेशन मेथड की अगर बात करें तो 12 साल से बड़े बच्चे या फिर अडल्ट्स में 2 इनहेलेशन जो है QID मतलब 4 टाइम के लिए इसके जो इनहेलेशन है वो उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा 12 बार इसको मैक्सिमम एक दिन के अंदर इनहेलेशन इसका जो है वो लिया जा सकता है। इसकी अगर बात करें नेबुलाइजर की, जो कि इंट्रानेजल मेथड में यूज किया जाता है, तो उसमें 500 माइक्रोग्राम 3 से 4 टाइम के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रहती है। और छोटे बच्चों में अगर बात करें 12 साल से कम के बच्चों में, तो 1 से 2 इनहेलेशन 3 टाइम के लिए इसकी जो है डोज रहती है। इसके अलावा 6 बार इनहेलेशन 24 घंटे में उपयोग में लिया जा सकता है। और दोस्तों, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर इसकी जो डोजिंग है वो पूरी नजर आ रही होगी आपको। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों में अगर बात करें नेबुलाइजर की, तो 125 से 250 माइक्रोग्राम QID मतलब 3 टाइम के लिए इसकी जो डोज है वो रहती है। दोस्तों, मार्केट में अवेलेबिलिटी की बात करें तो 17 माइक्रोग्राम पर स्प्रे के हिसाब से इसकी जो डोज है वो अवेलेबल रहती है। इसके अलावा नेबुलाइजर सॉल्यूशन की बात करें तो 0.02% के इसके जो नेबुलाइजर हैं वो अवेलेबल होते हैं। नेजल स्प्रे की अगर बात करें तो 0.03% का सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल होता है। इसके अलावा 0.06 का सॉल्यूशन भी मार्केट में अवेलेबल होता है। दोस्तों, इस दवाई को लेने के बाद में कितना ब्रोंकोस्पैज्म में आराम आ रहा है वो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से इसकी जो आगे की डोज है वो डिसाइड रहती है। और दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, इसका उपयोग जो है ब्रोंकोस्पैज्म का जब भी अटैक आता है उसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो दवाई होती है वो धीरे धीरे असर करती है। एक्यूट मतलब एकदम से इमरजेंसी में आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, और ये इफेक्टिव नहीं रहती है इमरजेंसी के लिए, उसके लिए अलग दवाइयाँ आती हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि किसी को पहले एलर्जी हुई है दूसरी दवाइयों से जैसे एट्रोपिन से, तो वापस हो सकता है इस दवाई से भी एलर्जी हो, क्योंकि ये जो दोनों दवाइयाँ हैं एट्रोपिन और इप्रेट्रोपियम एक ही कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। तो यदि पहले एलर्जी हुई है तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन में या फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में या फिर किसी को ग्लूकोमा है, तो इन कंडीशंस में इस दवाई का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना होता। दोस्तों, अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो इस दवाई को लेने के बाद में डिजीनेस, हेडेक, डिसपनिया
या फिर जो नेजल ड्राइनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, इवन ब्रोंकोस्पैज्म भी हो सकता है एलर्जी की वजह से, पैल्पिटेशन और पेट से रिलेटेड जो है साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। दोस्तों अगर यदि कोई दूसरी एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ ले रहा है तो हो सकता है इस दवाई के साथ में जो दूसरी दवाइयाँ हैं जो कि एंटीकोलिनर्जिक हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स को बढ़ा सकती हैं, तो इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। तो दोस्तों ये था इप्रेट्रोपियम दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।